आयुर्वेद का माध्यम क्या है, स्लो प्रोसेस का है कि लोगों की मेंटलिटी सबसे पहले तो इसी बात में। आपको मैं यदि बोलूं कि आप कास्टर ऑयल का 1 चम्मच पी लीजिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत कॉमन सी है, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी हो सकती है या क्या है जो? सबसे पहले तो जो आपके घर में आटा बनता है उसको आप बिना छाने यूज करना शुरू कर दीजिए। नूडल्स का सेवन यदि कर रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तो कम से कम उसमें कोशिश करें अजीनामोटो उसमें ना डले, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कई कंट्रीज में बैन है। कहते हो कि आप ही का च्यवनप्राश सबसे बेस्ट है। नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमारा च्यवनप्राश बेस्ट है। तो च्यवनप्राश को सर्दियों में स्पेशली कहा जाता है कि खाना चाहिए या गर्मियों में भी खा सकते हैं? नहीं, च्यवनप्राश सर्दियों में खाना। पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है और बच्चों की तो और भी ज़्यादा। तो उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ शास्त्रों के अनुसार। क्योंकि आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियाँ भी होती हैं या जो दवाइयाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रखती है। आप मार्केट में से पिज़्ज़ा मंगाते हैं, आप 1 मिनट में 300, 400, 500 रुपए का पिज़्ज़ा। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किडनी फेलियर हो या फेफड़ों की समस्या हो, तो इन सारी परेशानियों के लिए फिर व्यक्ति को एलोपैथी पे ही जाना चाहिए। आयुर्वेद में भी क्या कोई माध्यम है इनको ठीक करने हाँ, का? आयुर्वेद में जैसे आपने बात की किडनी फेलियर की, आयुर्वेद की कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करो तो परहेज करने को बहुत कहा जाता है कि ये चीज़, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी। तो पथ्य अपथ्य, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। साथ ही सर, ये आपके माथे पर जो ये हम बिंदी देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी का एक सिंबल है आपके बतौर, और क्या? आज आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो मैं इसकी सच्चाई बता देता हूँ। लास्ट में जाते जाते आपसे ज़रूर हम कहेंगे, हमारे व्यूवर्स से क्या कहेंगे आप? मजा ही तो आ जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट ना सिर्फ स्पिरिचुअल है बल्कि आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपके हेल्थ की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आप जब तक हेल्दी हैं तब तक ही आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। आप ईश्वर से कनेक्टिविटी तभी बना सकते हैं जब आपका मन अच्छा है। आपका मन अच्छा होने के लिए आपका तन अच्छा होना ज़रूरी है, और आपके तन को बेहतर करने के लिए कई सारे माध्यम हैं, लेकिन जो शास्त्र संबद्ध है वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद को लेकर कई सारे भ्रम भी हैं। आयुर्वेद को लेकर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलते हैं, लेकिन क्या फॉलोअप करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें एक सही गाइडेंस का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमारी कोशिश रही है आज के इस पॉडकास्ट में आपको वो सारा गाइडेंस पहुंचाने की, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे देश के कहना चाहिए वेरी फेमस आयुर्वेदाचार्य, द आमला मैन, डॉक्टर निशांत गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने ना सिर्फ आयुर्वेद की बारीकी को समझाया है, साथ ही साथ आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ये भी बताया है। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, उसकी क्या खासियत है ये भी उन्होंने समझाया, क्योंकि ज़रूरी है आपको ये पता होना कि आप जो भी मार्केट से ला रहे हो आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए वो वाकई में अच्छा है या नहीं, ये जानने का हक है आपको। तो पॉडकास्ट देखिए, समझिए, जानिए और फॉलो कीजिए। चलिए जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है निशांत सर आपका। और हमारा ये मंच आज जो अक्सर स्पिरिचुअल टॉक करता है, और स्पिरिचुअलिटी में हम अपने वेदों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं, और उन्हीं वेदों शास्त्रों से उपजा है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो हमारे लिए एक मेरे ख्याल से बिल्कुल सही रास्ता था, जिसके माध्यम से हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बट आज के टाइम में हम देख रहे हैं आयुर्वेद दो माध्यम से सामने आ रहा है। एक तो क्लिनिकल सेटअप है और दूसरा डिजिटल। आप खुद को कहाँ पाते हैं? नहीं, मेरे तो दोनों सेटअप हैं, डिजिटल भी है, क्लिनिकल भी है। मेरा जो सबसे पुराना पहले से सेटअप है वो क्लिनिकल सेटअप ही है। मेरी जो सोशल मीडिया की जर्नी है वो मोर और लेस 3 साल पुरानी है, और 3 वर्ष में ही इतना प्यार मुझे ऑडियंस का मिला है, या कह लीजिए क्लाइंट्स का मिला है, या कह लीजिए रोगियों का मिला है, आप सबका मिला है, कि आज मेरे मोर देन 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं जी। और अब आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अच्छा, आप इतने सारे, आपकी ऑडियंस है अब, सब आपको सुन रही है, आपके जो फॉर्मूले हैं उनको मे भी फॉलोअप भी कर रहे होंगे, तो आपके पास मैसेजेस, आपके पास कमेंट्स भी आते होंगे, तो कितना लाभ है? आपको क्या लग रहा है, ऑडियंस सिर्फ देख रही है या उसको फॉलो भी कर रही है? नहीं, ऑडियंस उसको फॉलो करती है। बहुत सारे ऑडियंस ऐसे हैं कि जो सीरियसली
चीज़ों को समझते हैं सीरियसली, जिनको चीज़ों को करना है, तो वो उन फॉर्मूलाज को अपनाते हैं और उनसे लाभ पाते हैं। और बहुत कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको केवल एक फिल्म की तरह उसको देखना होता है कि ये तो फिल्म है, तो उनको कभी लाभ मिलना नहीं है। और मिलना इस वजह से नहीं है क्योंकि वो उस फार्मूला को करते नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमने फार्मूला में कोई जड़ी बूटी यदि हमने बताई, तो उनका कहना है कि सर आप जो बताते हो वो जड़ी बूटियाँ बताते हो, पंसारी के यहाँ से लाने के लिए बताते हो, जबकि आयुर्वेदा तो रसोई के मसाले वाली एक पैथी है। तो लोगों के मन में ऐसी भी बातें हैं। अब उन्हें कोई यही समझ नहीं है। मतलब हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी जो जड़ी बूटियाँ, हजारों लाखों जड़ी बूटियाँ हैं, तो उनको बेचने वाले लोग भी होंगे, जिसको आम भाषा में अत्तार या पंसारी बोला जाता है। या फिर आप उनके पास जाइए, उनसे मिलेंगी, बट वो ब्लंटली हमें आके कह देते हैं कि सर वो तो जो आप बताते हो वो मिलती ही नहीं है। अगर वो मिलती ही नहीं है तो उनके हिसाब से तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम कहाँ से बता रहे हैं? वो होती है तभी तो हम बता रहे हैं। हम भी उनसे मेडिकेशंस बनाते हैं, फार्मेसीज भी उनसे मेडिसिन बनाती हैं। तो बस यही है कि जो सीरियस चीज़ों को लेते हैं सीरियसली, वो उनको चीज़ें मिल जाती हैं और बड़ी इजीली मिल जाती हैं। और ये भी मेरा दावा है कि जितनी आसान रेमेडीज़ हम लोग बताते हैं, जो कोई जड़ी बूटी भी बताते हैं, वो ऐसी बताते हैं जो इजीली मार्केट में मिल जाए। और यदि कोई हमें लगता है कि ये मुश्किल से मिल सकती है, तो हम बाकी लोगों की तरह नहीं करते कि आप इसमें ये मिला लीजिए, थोड़ा सा ये मिला लीजिए, इतना कूट लीजिए, इतना पीस लीजिए, और नहीं बने तो हमसे मंगा लीजिए। अच्छा। हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हम सीधा कहते हैं हमसे ही मिलेगा, हमसे मंगाइए। और हम सीधा सीधा कहते हैं कि भैया ये उसी तरीके से है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गाय को दूहते देख लिया, दूध निकालते देख लिया। तो उसने कहा मैं भी ये काम करूंगा, गाय दूध देती है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ा पौष्टिक होता है, मैंने पिया है। बड़ा मजाकिया से एग्जाम्पल है। उसने गाय खरीदी जैसे तैसे करके। पहली बार उसने दूध निकालना शुरू किया तो गाय ने जोर से, उसको आम भाषा में बोलते हैं, रंभा दिया। दूसरी बार उन्होंने कोशिश की तो गाय ने पूंछ मार दी। तीसरी बार कोशिश की तो गाय ने दुलत्ती मार दी। चौथी बार कोशिश की तो फिर गाय ने उनके ऊपर टॉयलेट कर दिया। पांचवी बार में बोला झूठ बोलते हैं, कोई गाय दूध नहीं देती, गाय दूध दे ही नहीं सकती। तो ये काम, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो इसी वजह से हम लोग वो फॉर्मुलेशंस बताते ही नहीं हैं जो आम व्यक्ति ना बना पाए। उसको बताने से कोई भी फायदा ही नहीं है। तो इसी वजह से जो लोग कहते हैं कि आपने वो फॉर्मूला नहीं बताया, आप ये जो दवा बनाते हैं ये हमको क्यों नहीं बता देते? अरे भैया, जो चीज़ हमने 10, 12, 15 सालों में सीखी है वो बताने से कैसे आ जाएगी? कोई हम व्यक्ति से पूछे कि भैया शाही पनीर कैसे बनता है, मुझे कोई बताने लगे, मैं तो नहीं बना पाऊंगा, बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं औषधियाँ बना लेता हूँ। तो ये इसी तरह से, इस एग्जाम्पल से मैंने यही बात समझाने की कोशिश की कि जो आपका प्रश्न था कि वो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, बन जाएंगी जो हम बताते हैं। और जो नहीं बन पाएगी वो हम बताते ही नहीं। अच्छा, ट्रीटमेंट बताना सोशल मीडिया पे एक अलग चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उससे वाकई में परेशानी या बीमारियां दूर हो रही हैं, ये अलग बात है। हाँ जी। तो व्यक्ति कनेक्ट कैसे करेगा, समझेगा कैसे? 50 से 60 सेकंड में, अब तो 1.5 मिनट का टाइम खैर रील्स का हो गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि अपनी कम से कम बात में ज़्यादा से ज़्यादा बात को कैसे कन्वे कर दें। तो इसी वजह से हम उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं बताते। मैं उसमें, आपने कभी भी देखा होगा, मैं बोलता हूँ शुरुआती स्तर की दिक्कतों में, लेकिन सहायक तौर पे, यानी आपको वो जो दवा आप खा रहे हैं वो आप खाते रहिए। इस दवा को आप साथ में ले लेंगे तो इसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा। बाद में मैं कई बार भी बोलता हूँ कि लेकिन अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। तो इसीलिए मैं आज सबसे निवेदन करता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो रील्स मेरी होती हैं उनका एक एक शब्द ध्यान से सुनना चाहिए। जहाँ मैं पॉज लेता हूँ, कहाँ पॉज क्यों लेता हूँ, किस वजह से लेता हूँ, उसका हर बात का मायने है, उसका मीनिंग बदल जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं। तो इस वजह से मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारी रील्स होती हैं उसको उसी भाव से देखा करें कि अगर इन्होंने बताई है, वो 1 मिनट की रील बनाने में 1 मिनट का समय नहीं लगा, कई बार 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है। उसके पीछे पूरा क्रू होता है, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी होती हैं, एडिटर्स बैठे होते हैं, तो वो सब मेहनत लगती है। इसी वजह से मैं सब लोगों से निवेदन आज ये कर रहा हूँ। अच्छा, जो आपका एक पैटर्न है, सबसे लास्ट में आप कहते हैं कि मजा ही तो आ जाएगा। हाँ जी। उसके पीछे का राज क्या है, बताइए? उसके पीछे का तो राज ये है कि पहले मज़ा ही तो आ जाएगा से पहले मैं केवल थैंक यू बोला करता था। हाँ। तो लोगों को वो केवल थैंक यू ही पसंद आता था कि हम तो आपका थैंक यू सुनने के लिए आपकी पूरी रील देखते हैं। तो एक दिन बैठे बैठे ऑल ऑफ ए सडन मुझे लगा कि नहीं, लोग मेरी रील्स को इस वजह से पसंद करते हैं कि उनको मज़ा आता है। तो फिर मैंने 1-2 रील में बोला कि मज़ा आता है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो लोगों ने उसको कमेंट में लिखना शुरू किया कि
मुझे लगा कि उनको पसंद आया, तो फिर मैंने उसको अपना सिग्नेचर लाइन बना लिया। और हम कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी बातें, ये जो जरा जरा सी बातें होती हैं जीवन में बड़ा राज बना देती हैं। जरा को आप इन्वर्ट कर देते हैं, राज बन जाता है। तो बस ये इसी तरह से राज बन गया कि बड़ा ही मजा ही तो आ जाएगा, लोगों को पसंद आने लगा तो हमें भी मजा आने लगा। बिल्कुल। और ये एक तरह से आपके कॉन्शियस माइंड, आपके सब कॉन्शियस माइंड में हिट कर जाता है कि हमने वो रील देखी थी, लास्ट में वो सर ने बोला नाम भी भूल जाएंगे तो हमें ये याद रहेगा कि मजा ही तो आ जाएगा। हर शहर में मैं जाता हूँ, कहीं भी चला जाता हूँ, आज भी मैं होटल में रुका हुआ हूँ जैसे, तो वहाँ के ऑनर ने जैसे मुझे देखा कि रिसेप्शन पे मैंने एंट्री की तो वो मेरे रूम में आ गए। अच्छा आप आए हुए हैं, अरे सर आप तो वही है ना। उन्हें बाकायदा मेरी विशुद्ध कंपनी का नाम भी याद था। उन्होंने कहा मजा ही तो आ जाएगा सर, आप मेरे साथ डिनर कीजिएगा प्लीज। ओके, तो ऐसा ही होता है बहुत। अच्छा, क्योंकि आपने विशुद्ध अपनी बात की, आपकी जो ब्रांड है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि आप कहते हो कि आप ही का च्यवनप्राश सबसे बेस्ट है, ऐसे आप कैसे कह सकते हो? नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमारा च्यवनप्राश बेस्ट है। हम ये कहते हैं कि हमने वाकई में उसको शास्त्रों की पद्धति से बनाया है, इसीलिए हमने उसका नाम वाकई च्यवनप्राश रखा है। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं कि जिस पद्धति से जितना क्वालिटी हमने उसमें मेंटेन की है, उस दाम में भी क्या, उससे दुगने दाम में भी कोई उतना बढ़िया च्यवनप्राश दे पाए तो हम उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। क्योंकि हम उतनी क्वांटिटी में उसको हैंडमेड तरीके से बनाते हैं, हमारी एक्सपर्टीज उसमें हो गई है आंवला पे काम करते करते, आंवला के विभिन्न प्रोडक्ट्स पे काम करते करते, कि हम मीट कर पाते हैं क्वालिटी को और वीज़ावीज़ जो उसके प्राइसिंग है। अच्छा। हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अब तक हमारे पास है कि सोने का वर्क हम अलग से साथ में देते हैं। जो लोग 300, 400, 500 रुपये किलो का च्यवनप्राश बेच रहे हैं वो कहते हैं कि च्यवनप्राश में सोना चांदी है। आप ये भी कह सकते हैं कि च्यवनप्राश में हीरा है, कैसे पता चलेगा? लेकिन कम से कम जो चीज़ें पॉसिबल हैं, अब जड़ी बूटियां का पाउडर साथ के साथ डाल के च्यवनप्राश बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पॉसिबल है कि हम अलग से उसको सोना दे दें। तो इसीलिए हम सोने का वर्क अलग से देते हैं, ताकि वो सोने का वर्क अपने हाथ से मिलाए, उनको पता चले कि हमने सोने का वर्क अपने हाथ से मिलाया है, इसमें सोना हमने अपने हाथ से डाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर सोना इतना महंगा है, आप कैसे दे पाते हैं? तो बस मुझे यही कहना है कि बहुत सारी चीज़ें जब कंपनी को चलाना होता है या एक शिखर पर ले जाना होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है। जैसे आपने देखा होगा जियो ने 1 रुपये का सिम दिया था शुरू में, बहुत सारी चीज़ें ब्ला 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 दी थी, तो क्या 1 रुपये का सिम आ सकता है? फ्री भी दिया था। तो इसी तरह से हम जो च्यवनप्राश बेच रहे हैं वो लॉस मेकिंग मॉड्यूल पे बेच रहे हैं, उसमें अच्छा खासा पर जार में हमें 300 से 400 रुपये पर केजी का नुकसान होता है, बट फिर भी बाकी चीज़ों से हम उसको मैनेज कर लेते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है, अगर कोई सोचता है कि सोने का वर्क ये नकली दे रहे हैं, एक प्रॉपर्टी होती है सोने की जिसको बोला जाता है मेलिएबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। आप महीन तार कितना बना सकते हैं और कितनी महीन शीट्स बना सकते हैं। तो केवल सोने के अंदर दुनिया में मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इतना महीन उसका आप परत बन सकती है, और किसी की बनी नहीं सकती। रंग तो होता है पीतल का सोने जैसा, लेकिन वो इतना बारीक, इतना पतला नहीं बनाया जा सकता, कोई तरीका नहीं है। आप हमारे सोने के वर्क को या किसी के भी सोने के वर्क को उंगलियों के बीच में यदि आप घिसेंगे तो वो आपकी उंगली की रेखाओं में घुस जाएगा। तो ये असली की पहचान होती है। चांदी का वर्क नकली बन सकता है, वो गिलट का बन सकता है, लेकिन जो गिलट का नकली वर्क होता है उसको आप उंगलियों के बीच में घिसेंगे तो नकली वाले की गोली बन जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। असली वाले की नहीं बनेगी, वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें अच्छा आयुर्वेद को भी और समझना होगा, क्योंकि च्यवनप्राश की आपने बात यहाँ पर हम कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसका सम्मेलन। तो च्यवनप्राश को सर्दियों में स्पेशली कहा जाता है कि खाना चाहिए, या गर्मियों में भी खा सकते हैं? नहीं, च्यवनप्राश सर्दियों में खाना जाना चाहिए ऐसा आम पब्लिक बोलती है। हाँ। क्योंकि को यही पता होता है कि च्यवनप्राश एक गर्मी देने वाली पदार्थ है, गर्मी देने वाली वस्तु है, सर्दियों में वो खाया जाता है। ये चलन हो गया कि सर्दियों में उसका खाया जाता है। च्यवन ऋषि ने जब इसकी डिस्कवरी की थी तो वो इसी वजह से की थी कि एक रसायन है, वो उसको खा के एक युवा व्यक्ति की तरह हो गए थे। लेकिन उसको च्यवनप्राश को भी खाने का सिद्धांत है कि च्यवनप्राश को आपको कैसे खाना चाहिए जब वो लाभ देगा। लेकिन आधुनिक काल में च्यवनप्राश की वो जो पद्धति है, जो विधि है उस तरह के खाने की, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितनी पॉसिबल है चीज़ें, कम से कम हम उसको तो अपना लें, कम से कम उतना बढ़िया तो हम दे दें। अब जैसे हमारा च्यवनप्राश है वो गिर गाय के देसी घी डाल के बनाया जाता है। ज़्यादा जब सर्दियाँ होती है, जैसे आजकल भी खूब सर्दियाँ पड़ रही हैं, आप थोड़ा सा च्यवनप्राश निकालिए,
उसको पाम्स के बीच में रोल कीजिए, वो पूरा रोल हो जाएगा, जस्ट लाइक ए कैंडी, टॉफी की तरह बन जाएगा। अच्छा। बच्चों को आप उसको खिला सकते हैं। उसका अच्छा। कारण यही है कि उसमें शुद्ध गिर गाय का देसी घी, क्योंकि उसमें कुछ और चीज डलेगी। यदि उसमें वनस्पति घी डलेगा तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। Right. तेल उसमें डल नहीं सकता, कोई तरीका नहीं है, वो मतलब पाती नहीं उसकी बन सकती। इसी वजह से जब आप हमारे च्यवनप्राश का जार खोलेंगे तो आपको उसमें से खुशबू आएगी देशी घी की। कुछ लोग कहते हैं एसेंस लगा दिया। अगर हमने उसमें एसेंस लगाया होता तो उसकी गोली नहीं बन सकती थी, वो मुंह में जाके चिपकेगा, मेल्ट नहीं होगा। हमारा च्यवनप्राश आप मुंह के अंदर रखेंगे तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको मुंह चलाने की भी जरूरत नहीं है। Okay. क्योंकि एक टेम्परेचर स्पेसिफिक वो पाने के बाद, जैसे आपने देसी घी हाथ के बीच में, आप पाम्स के बीच में रोल करेंगे तो वो मेल्ट होता चला जाएगा। तो ये उसकी खास पहचान है। ओके। अच्छा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ जो होती हैं उनको कहते हैं कि बड़ा, एक तो उन्हें घर लाकर उन्हें कूटना या उन्हें बनाना इतना आसान नहीं होता है, तो इसीलिए भी शायद जनता नहीं चाहती है या अपना रुख आयुर्वेद से दूर करती है। अपना रुख वो आयुर्वेद से दूर करती तो है, लेकिन बस बात यह है कि वो व्यक्ति के मन की बात होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर में लाके ही हम लोग करते हैं। घर में हम प्रतिदिन भोजन भी तो बनाते हैं। वो बात अलग है कि आजकल वो ट्रेंड चल गया कि आपने कुछ बुक किया, वो आपका किसी भी कंपनी से आ गया ऑनलाइन, लेकिन कितना घर में बनाते हैं। आपको औषधि बनानी है, वो केवल उसमें 1 दिन का समय लगेगा मैक्सिमम। कम से कम जो चूरन है, जैसे त्रिफला हुआ, हम लोग कहते हैं कि हम भी बहुत जल्दी ऐसा त्रिफला लॉन्च करने जा रहे हैं जो बिल्कुल शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है वैसा बने। वो केवल उन्हीं लोगों के लिए है, लेकिन हम कभी भी क्वालिटी की वजह से कंपटीशन नहीं करेंगे प्राइसिंग का। वो किसी भी प्राइस में पड़े, मतलब मार्केट में अगर किसी का 200 रुपये किलो आ रहा है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा 150 रुपये किलो हो जाएगा तो हमारा ज़्यादा बिकेगा क्योंकि आज हम ब्रांड बन गए। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। चाहे वो 600 रुपये किलो पड़े, चाहे वो 900 रुपये किलो पड़े, चाहे वो 1000 रुपये किलो पड़े, लेकिन जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है वैसा हम उसको पीस के बना के देंगे। तो हाँ, एक ये रीज़न ज़रूर है। मैं निवेदन सब लोगों से करूँगा कि आपके पास थोड़ा सा भी यदि टाइम है और वो ऐसी चीज़ें हैं कम से कम कि वो पाउडर बनाने वाली चीज़ है, तो उस पाउडर के घटक यदि 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, वो आप पंसारी के यहाँ से लाइए, अच्छी तरह से उसको साफ कीजिए, धूप में उसको सुखाइए और घर लाके उसको पीसिए। जो उसकी क्वालिटी होगी वो मार्केट में पिसे हुए पाउडर का मुकाबला नहीं कर सकती। मार्केट में जो भी पिसे हुए पाउडर्स मिलते हैं, चाहे वो मुलेठी का पाउडर है, किसी भी चीज़ का पाउडर है, वो बनाए ही इस वजह से जाते हैं कि उसमें कीड़ा लग जाता है, घुन लग जाता है, वो साबुत फॉर्म में नहीं बिक सकते, तो उसको पीस दिया जाता है। और फिर उसकी प्रिजर्वेटिव्स भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स कई बार कुछ पाउडर्स में लगाए जाते हैं, कुछ पाउडर्स में नहीं भी लगाए जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, लेकिन आयुर्वेद का माध्यम क्या है? स्लो प्रोसेस का है कि लोगों की मेंटलिटी सबसे पहले तो इसी बात में है कि अगर मान लीजिए मुझे सिर में दर्द है या मुझे सर्दी हो गई है तो मैं आयुर्वेद की दवा खाऊंगी, उससे मुझे आराम पड़ते पड़ते पड़ेगा, इसीलिए एलोपैथी की तरफ हम ज़्यादा भाग जाते हैं। तो कैसे बेस्ट है आयुर्वेद? इसका जवाब मैं थोड़ा सा और फनी वे में देना चाहूँगा। अच्छा। आपको मैं यदि बोलूं कि आप कास्टर ऑयल का 1 चम्मच पी लीजिए या 1 बीज जमाल घुट्टे का खा लीजिए, हाँ। 5 मिनट में आपको लूज मोशन लग जाएंगे, हाँ। तो वो आयुर्वेद ही तो है। तो आयुर्वेद ने स्लो काम कहाँ किया? आप अपनी ज़ुबान पे काली मिर्च रखिए, आपको पता लग जाएगा 10 मिनट में आपको ऐसी सर्दी में क्या 2 मिनट में आपको पसीने आ जाएंगे। काली मिर्च आयुर्वेद का ही तो भाग है। तो कहाँ आयुर्वेद ने धीरे काम किया? ये परसेप्शन है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है क्योंकि आयुर्वेद की दवाओं को, आयुर्वेद की रेमेडीज़ को देने वाले वैसे चिकित्सक रहे ही नहीं हैं। या जब व्यक्ति एलोपैथ में जाता है, डॉक्टर को वो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये फीस भी देता है, टेस्ट भी कराता है 1000, 2, 5000 रुपये के, वहाँ वो तैयार होता है। लेकिन आयुर्वेद के एक दक्ष चिकित्सक के पास यदि रोगी जाए तो वो पैसे खर्च करना नहीं चाहता है। तो ऐसे में चिकित्सक क्या करेगा? उसको काम चलाऊ दवाई देगा। काम चलाऊ दवाई देगा तो वो काम उसी तरह से उतने टाइम में करेगी। तो यदि आप एक अच्छे चिकित्सक के पास जाएं तो वो काम बिल्कुल इसी तरह से करती है कि जैसे आपने इंजेक्शन लगवा लिया हो। तो आयुर्वेद की दवा धीमे काम नहीं करती। हाँ, मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि एलोपैथ आयुर्वेद के सामने बेकार है। मैंने कभी आज तक नहीं कहा। हर पैथी की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस रोगी को समझनी पड़ेगी। जब तक जहाँ तक हो सके एलोपैथ से या किसी और अन्य चिकित्सा पद्धति से आप दूर रहना चाहें तो रह सकते हैं, वो आपकी कॉल है। लेकिन आयुर्वेद में यदि आप आते हैं, दक्ष चिकित्सक के पास जाते हैं, अपने विवेक अनुसार आप अच्छी तरह से डिसीजन लेते हैं, मुझे क्या लेना है, क्या दवाई लेनी है, तो आयुर्वेद भी उतनी ही तेज़ी से काम करता है
जितनी तेजी से एलोपैथ करती है। अच्छा, सोशल मीडिया पे तो इन्फ्लुएंस करने के लिए आज के समय में बाढ़ सी है। अब वहाँ पर इतने सारी रेमेडीज़ हैं, इतने सारे उपाय हैं, तो डिजिटली डॉक्टरी पर भरोसा करे आदमी या सीधा जाकर आयुर्वेद के किसी डॉक्टर को पहचान कैसे करेगी कौन सा दक्ष है? पहचान कैसे करें? पहचानने का तो बस यही तरीका है कि आप लगातार जिस भी चिकित्सक को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी है, आप ये देखिए वो कितनी टेक्निकलिटीज से चीज़ों को बताते हैं। यदि वो आपको मैजिक रेमेडीज की तरह कोई भी रेमेडी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हमें भी लोग कह देते हैं, अभी पॉडकास्ट से पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने भी कहा था कि सर आप गारंटी नहीं देते, इसका मतलब आपको अपनी दवाओं के ऊपर विश्वास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गारंटी दे रहा है वो सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फेक है, वो सबसे बड़ा क्राइम कर रहा है। दवाओं में गारंटी दी ही नहीं जा सकती। आप स्कूल में जाएंगे, आप क्या वहाँ जाके कहते हैं कि सर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी पास होने की गारंटी दे दीजिए? नहीं। आपने देखा होगा जो पास होने की गारंटी देते हैं, 12वीं में फेल हो गए तो पास होने की गारंटी हमारे पास आइए, नीचे फ़ोन नंबर लिखा रहता है। अब तो वो ट्रेंड कम हो गया। तो आपको पता है वो लोग कैसे पास कराते हैं, किस तरह के वो बोर्ड्स होते हैं, किस तरह से वो पास कराते हैं। तो आप वकील के पास जाएंगे, आप कहेंगे सर मुझे केस जिताने की गारंटी दे दीजिए, नहीं देगा वो। तो उस चीज़ की गारंटी दी ही नहीं जा सकती जो एक वस्तु नहीं है, क्योंकि एक शरीर है। अरे आपका शरीर बीमार हो गया, आप खुद अपने शरीर की गारंटी रख पाए? नहीं। दिल्ली से मुंबई तक प्लेन में जाने में यदि 2 घंटे लगते हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ गई गारंटी? रास्ते में जाम लग गया, एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना है तो कहाँ गई गारंटी? अब तो मार्केट में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं आती, उनकी भी वारंटी आती है। वारंटी में भी छोटे से स्टार्स लगे रहते हैं। तो गारंटी तो हो ही नहीं सकती है। मतलब गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन हमें विश्वास बनाकर कार्य को करना चाहिए। कार्य को करना है। आप अगर सोशल मीडिया पे कोई रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति कितनी सत्यता से, कितनी बानगी से बात कर रहा है, कैसे उनके टेस्टिमनीज हैं। हमारे कमेंट में भी बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि इनकी दवा बेकार है, मुझे असर नहीं किया। तो हम तो साफ लिखते हैं भैया, हमने तो गारंटी कोई हो ही नहीं सकती। दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हुआ जिसके 100% पेशेंट्स ठीक हो जाए। कोई दवा ऐसी नहीं हुई जिसको खा के 100% पेशेंट ठीक हो जाए। 60 to 70% जिस दवा का स्ट्राइक रेट है वो बेस्ट मानी जाती है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उनको समझाते ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हमारे टेलीकॉलर्स के पास जब कॉल्स आती हैं कि सर वो तो बड़ी ब्लंटली बात करते हैं, उन्होंने कहा सर आपकी संतुष्टि है तो हमसे ट्रीटमेंट करा लीजिए, अदरवाइज मत कराइए। तो हमने तो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अपने जूनियर्स को कि आपको बातों से पेट भरना ही नहीं है पेशेंट को, उसको ऐसी कोशिश करनी ही नहीं है कि वो हमसे दवा ले ले, हमसे इलाज करा ले। उसको सिर्फ यही कहना है कि सर आपको सेटिस्फेक्शन है तो कराइए। वो चीज़ अच्छी है जो बात हमने पहले दिन कह दी। हम उसका पेट भरने की कोशिश करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो वो तो जबरदस्ती सामान बेचने वाली बात होगी ना। कि नहीं सर ये कपड़ा ले लीजिए, ये चीज़ ले लीजिए। वो तो जबरदस्ती आप उसको कन्विंस कर रहे हैं। कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। मज़ा तभी आएगा जब वो सेटिस्फाई होके खुद आपके पास आएगा, वो कहेगा हाँ मुझे आपसे इलाज कराना है। ओके। अच्छा, आयुर्वेद को क्योंकि वेदों से उपजा हुआ माना जाता है, राइट? तो वहाँ से निकलकर यहाँ तक की जर्नी, पहले तो ऋषि मुनि ही आयुर्वेद के माध्यम से सब कुछ ठीक कर लिया करते थे, और आज के टाइम पे आयुर्वेद को समझने के लिए जो नई जनरेशन है उसको आप कैसे समझाओगे? देखिए, आपने एक शब्द बोला है ऋषि मुनि। जो ये ऋषि शब्द है वो बेसिकली रिसर्च से निकला है। मतलब ऋषि शब्द जो है, रिसर्च शब्द जो है वो ऋषि शब्द से निकला है। ऋषि का अर्थ है रिसर्च करना। तो जिस व्यक्ति ने किसी विषय को लेके रिसर्च की हो वो ऋषि होता है। तो शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ऐसे नहीं हुई। जैसे मैं बात करूं कि अब लोग कहने लगे कि ये तो शुगर अभी होने लगा, पहले तो शुगर सुनाई नहीं देता था। अरे भैया, अगर शुगर नहीं होता था तो शास्त्रों में मधुमेह शब्द कहाँ से आ गया? प्रमेय एक सब्जेक्ट है। प्रमेय के अंतर्गत 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं, उसमें उसका मधुमेह एक पार्ट है। उसमें साफ लिखा हुआ है पीत में है, सांद्र में है। यानी पीत में है मीन्स यदि आपको यूरिन पीले रंग का आता है, हस्ती में आप बार बार और हाथी जितना यूरिन आउटपुट आपका है उतनी क्वांटिटी में है तो आपको हस्ती में है। तो इन चीज़ों के आधार पर, इन सिम्टम्स के आधार पे फाइनलाइज किया जाता था कि आपकी, अब जैसे डॉक्टर जीभ देखता है, वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि निराम जिह्वा है, आम साम जिह्वा है। मतलब आम यानी सफ़ेदी की जो परत जमी होती है तो उसके आधार पे किया जाता है। अगर साइड में कालापन जीभ के हैं तो लीवर की दिक्कत हो सकती है। तो बहुत सारे, तो पहले भी वही चला करते थे, आज भी वही है। एलोपैथ के डॉक्टर्स भी आज वही देखते हैं। लेकिन हाँ, एलोपैथ ने
जो तरक्की की है, जो पैथोलॉजिकल साइंस ने की है, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसका सहारा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एक मोरल ड्यूटी है कि पेशेंट आपके पास आया है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दें। और कोई फैसिलिटी यदि है, मतलब आज के समय में गाड़ियाँ चल गई, एरोप्लेन चल गए, अब आप पुराने समय के तरह कहें कि साहब मैं तो घोड़े पे उस जगह जाऊँगा, ऊँट पे बैठ के उस जगह जाऊँगा, तो क्या पॉसिबल है? हम लोग गाड़ी और एरोप्लेन्स यूज़ करते हैं ना जी। तो उसी तरह से यदि आज के समय में पैथोलॉजिकल फैसिलिटी आ गई है तो उसको यूज़ करना चाहिए, अवेल करना चाहिए हर डॉक्टर को, हर चिकित्सक को। बिल्कुल। तो अच्छा, लेकिन जैसे ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किडनी फेलियर हो, या फेफड़ों की समस्या हो, तो इन सारी परेशानियों के लिए फिर व्यक्ति को एलोपैथी पे ही जाना चाहिए? आयुर्वेद में भी क्या कोई माध्यम है इनको कवर हाँ, करने का? आयुर्वेद में जैसे आपने बात की किडनी फेलियर की, किडनी फेलियर का जितना बढ़िया ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में है, एलोपैथ में नहीं है। हालांकि एलोपैथ के डॉक्टर्स कहने लगे कि चूरन चटनी अगर आपने खाई हो तो हमारे पास ना आइए। आयुर्वेद में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आता है जिसको बोला जाता है व्रक कर्मण्यता। व्रक मीन्स गुर्दा, अकर्मण्यता मीन्स निकम्मापन, गुर्दे का निकम्मापन, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आता है। उसमें बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो इनिशियल लेवल की दिक्कतें हैं तो उसमें आप गोखरू लीजिए, पुनर्वा लीजिए, अमलतास लीजिए और बहुत सारी चीज़ें लीजिए, तो उससे आपकी दिक्कतें ठीक होने लगेंगी। बट उसके साथ साथ आपको खान पान का भी ध्यान रखना है। उसमें आपको प्रोटीन कैसे कम करना है वो भी सब चीज़ें लिखी हुई है। गेहूं का आटा बंद करके आपको जौ के आटे पे आना है, दही बंद करके आपको छाछ पे आना है, तो वो लिखा हुआ है ना। अच्छा। तो वही एलोपैथ के डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने कहा लंग्स की कोई दिक्कत, तो उसके लिए लिखा हुआ उरहा स्तंभ, उरहा बोला जाता है लंग्स को, स्तंभ मीन्स स्तंभ कोई चीज़ हो, पिलर जैसी हो जाती है, तो वो तो उसका पूरा का पूरा क्षय रोग है, क्षय रोग टीबी, यस। तो व्याख्यान है ना। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधि हैं। शिलाजितवादी लौह जैसे है, उसमें शिलाजित होता है, शिलाजितवादी लौह मतलब शिलाजित के साथ आदि चीजें, लौह लौह तत्व उसमें होता है, लौह भस्म होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके। तो दवा वो लिखी हुई है ना। अब कोई व्यक्ति कहने लगे, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर मैं एलोपैथ की दवा नहीं खाना चाहता, मुझे घरेलू इलाज बता दीजिए, तो हमारा इंटरेस्ट वहीं लूज हो जाता है जब वो कहता है मुझे कुछ बता दीजिए, मुझे कुछ घरेलू इलाज बता दीजिए। अरे भैया, आप टीबी के मरीज हो, आप खुद लिख रहे हो मैं 3 साल से इस दिक्कत से जूझ रहा हूँ, मैंने उस हॉस्पिटल में दिखा दिया, मैंने उस हॉस्पिटल में दिखा दिया। जब आप आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास आए हो तो आप कह रहे हो कुछ बता दीजिए, क्या इंटरेस्ट लेगा आप में वो? फिर आप कहते हो जी हमें इलाज नहीं बताया, या आयुर्वेद के डॉक्टर ने फीस मांग ली। भैया, शास्त्रों में भी नहीं लिखा हो, शास्त्रों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, किसी चिकित्सक के पास जाके यदि उसकी अर्थ उसको नहीं दे रहे हैं, फीस उसको नहीं कर पा रहे, तो आप अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी वो उनकी आजीविका का साधन है। तो ये बात मैंने इस वजह से कही क्योंकि प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों से जूझते हैं। हालांकि हमने तो अपना स्टैंडर्ड एक मेंटेन किया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति का रेस्टोरेंट है और उसने किसी एक दिन का लंगर लगा लिया, लोगों को फ्री में खाना खिला दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि जब आप उसके रेस्टोरेंट में जाएंगे वहाँ तो वो आपको फ्री में देगा। खिलाएगा, वहाँ तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। राइट। तो इसीलिए मैं आज आवाम को ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि यदि हम फ्री रील्स बनाते हैं जो आपको फ्री लगती है, उस एक रील को लाइव करने में, ऑन एयर करने में 4 से 5 हज़ार रुपए का मेरा खर्च आता है, क्योंकि उसके पीछे एडिटर्स है, क्रू पूरा का पूरा, पूरी टीम होती है। पहले तो ये बात समझनी जरूरी है। और उसका अर्थ ये नहीं है कि हम आपको मतलब फ्री में अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो जब आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेने आएंगे तब भी आप ये कहेंगे कि आप हमें फ्री कंसल्टेशन दे दीजिए, है ना। क्योंकि वो तो हमारी आजीविका का साधन है। मेरे पीछे जो इतनी टीम लगी हुई है 30-35 लोगों की, उन्हें सैलरी कहाँ से जाएगी? एग्जैक्टली। वो तो ये कंडीशन तो रहती है, लेकिन इस चीज़ के विषय में आजकल क्या है, क्योंकि जो जनता है वो इतनी परेशान है और बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, और उन बीमारियों के लिए एलोपैथी का अगर वो यूज़ करती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक दवा खाने से और 4 बीमारियां उसके शरीर को लग जाती हैं। इस बात को भी हम सुनते भी हैं और हमें प्रूव्ड भी हैं, क्योंकि कोई भी मेडिसिन बिना साइड इफ़ेक्ट के आपके बॉडी में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर वो आपको एक पेन किलर खा रहे हो तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। लेकिन आयुर्वेद का क्या यही प्लस पॉइंट है कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेद उससे भी होता है? हाँ, आयुर्वेद का साइड इफेक्ट हो सकता है। कैसे होता है? कैसे होता है? जैसे आजकल चलन है एलोवेरा, बहुत एलोवेरा हर जगह एलोवेरा। आप ज़्यादा एलोवेरा खा के देखिए ना, जल तत्व आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। ओके। उससे पानी से आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। आयुर्वेदा में उसको बोला जाता है अत्याम्बु। अम्बु मीन्स पानी, अत्य मीन्स अति, पानी की अति, अत्याम्बु हो जाती है।
पानी अगर इतनी अच्छी चीज है तो जब व्यक्ति किडनी फेलियर पे जाता है या लीवर फेलियर की ओर जाता है तो पानी क्यों बंद कर दिया जाता है? अगर पानी इतनी अच्छी चीज है तो यानी पानी के साइड इफेक्ट्स है ना। व्यक्ति को लीवर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आईबीएस की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दूध बंद करा दिया जाता है। तो यानी दूध सही स्थिति में जब आप हैं तो दूध पी सकते हैं, बट दूध उस समय में आपको एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट देगा जिस समय आपको दिक्कत हो गई है आईबीएस की, संग्रहणी जिसको बोला जाता है, तो हो गई ना दिक्कत। और चलिए मैं ये भी नहीं कहता कि जिस समय में व्यक्ति किसी दिक्कत से पीड़ित हो गए, किसी कोई बीमारी उनको हो गई, उस समय में वो उनका खाद्य पदार्थ बंद करा दिया जाता है। मैं सिंपल आपको ये कहता हूँ कि सपोज उड़द की दाल है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं उड़द की दाल बाइली होती है, हाँ, पचती नहीं है, मुझे तो प्रॉब्लम हो जाती है। राइट। तो खिचड़ी में घी डालने के बाद स्वाद तो बढ़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो केवल स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं डाली जाती। अच्छा, उस दाल को पचाने के लिए? उस दाल को पचाने के लिए हींग उसमें इसीलिए डाला जाता है। हींग का खुशबू तो होती है लेकिन अपना कोई ऐसा स्वाद नहीं होता कि उसका स्वाद में तो वो कड़वी होती है हींग। राइट। फिर क्यों डाली जाती है? उसका वात वाला इफेक्ट खत्म करने के लिए। कढ़ी में मेथी का छौंक क्यों लगाया जाता है? उसका वात वाला इफेक्ट खत्म करने के लिए, वात बढ़ाने वाला। मेथी तो खाने में कड़वी होती है, फिर कढ़ी में क्यों डाली जाती है? तो इस हर चीज के पीछे एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, एक रीजन है कि इस पदार्थ में, भोज्य पदार्थ में ये वाली चीज का छौंक क्यों लगाया गया। वो स्वाद बढ़ाने के साथ साथ और बहुत सारे लाभ करती है। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में ही क्योंकि डिफाइन की जा सकती हैं। जैसे कि अभी आपने भी कहा कि आपकी ऑडियंस भी आपसे कई बार पूछती है कि जो आयुर्वेद है वो किचन के मसाले हैं या फिर जड़ी बूटियां जो जंगल से मिली हुई हैं। लोगों के मन में तो इतना ज़्यादा मिथ है, कहते हैं जी नहीं आपने तो जो बताई थी वो औषधि बताई थी, आप मुझे दवाई बताइए। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ औषधि एंड दवाई? औषधि को व्यक्ति समझता है मतलब रसोई वाले मसाले, और दवा को मतलब समझता है कि जो बाजार में डिब्बी में मिलती है, किसी ब्रांड कंपनी की दवा। तो दवा में और औषधि में तो ये छोटे छोटी बहुत सारी मिथ्स हैं जो हमें दूर करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि शहद को लेके, राइट, हालांकि आपका प्रश्न नहीं है बट फिर भी मेरे जहन में आया तो मैं ऐड कर देता हूँ। असली शहद का जमने ना जमने से कोई भी मीनिंग नहीं होता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि शहद बनता कैसे है। मधुमक्खी फूलों का मकरंद चूसती है। मकरंद मीन्स उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट होता है। आप किसी फूल को निचोड़ोगे तो उसमें से रस निकल जाएगा ना, तो उसी रस से शहद बना। तो जब उसी रस से शहद बना तो वो जो मॉइस्चर है तो वो जम सकता है। तो इसीलिए जो ये डिपेंड करता है कौन सा शहद ज़्यादा जम रहा है, कौन सा शहद कम जम रहा है, वो डिपेंड करता है कौन से फूलों के मकरंद से मधुमक्खी ने चूस के ये शहद बनाया है। अच्छा। जैसे कि सरसों के फूल में मॉइस्चर कंटेंट होता है सबसे ज़्यादा, 18 से 19%। बाकी जो शहद होते हैं उसमें होता है 16 से 17%। अच्छा। इसलिए 1-2% मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाने से जो सरसों के फूल का शहद होता है वो बिल्कुल ऐसे जम जाता है जैसे सर्दियों में देसी घी। अच्छा। बाकी और जो ये इस चीज का फायदा उठा के बाकी सभी कंपनीज ने, कि कस्टमर ये मानता है कि शहद जो असली शहद है वो जमता नहीं है, उसमें सॉर्बिटॉल पहले मिलाती थी, अब सॉर्बिटॉल की जगह उसमें मिलाया जाने लगा कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप होता है जो जिससे आपने और हमने बचपन में संतरे वाली टॉफी जो होती थी ना, संतरे वाली की शेप में, जो उससे टॉफी, आज भी जो कैंडीज आती हैं चूसने वाली जो खट्टी मीठी लगती हैं वो कॉर्न सिरप से ही बनती हैं। जो ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंसी मार्केट में छोटी छोटी पीसेस वाली जेलीज आती हैं वो कॉर्न सिरप से बनती है, वो शहद में मिलाया जाता है। आप उसको फ्रीज रेफ्रिजरेटर में भी रखेंगे तो वो जमेगा नहीं, उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल शहद जैसी होती है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको थोड़ा सा और पतला करके वो शहद से भी 4 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। उसकी विस्कोसिटी उससे भी ज़्यादा होती है। हाँ। तो वो उसमें मिलाया जाता है। तो ये छोटी छोटी बहुत सारी मिथ्स हैं लोगों के मन में। साथ ही सर, क्योंकि आपको आंवला मैन भी कहा जाता है, इंडियाज़ आंवला मैन, तो ऐसा क्यों? बेसिकली आंवला ही आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण एक औषधि के रूप में कहें हम, एक तत्व है, क्या कहेंगे हम आंवले को? मुख्य औषधि है। और उसका यूज़ कैसे आप पर्टिकुलरली कर रहे हो? मेरे मन में एक दिन आया, पढ़ाई के दौरान भी मैं इस बात को सोचा करता था कि आंवला अमृत फल कहा जाता है, बट आंवला तो ऐसी मार्केट में लोग जाते हैं, खरीद लेते हैं, खा लेते हैं, आंवला को लेके विशिष्ट क्या?
तो चूंकि हम लोग जीवन भर प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिशनर कहा जाता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उसी तरह से हम लोग हमेशा शास्त्र पढ़ते रहते हैं। तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते आया एक दिन राग खांडव, इसको बेसिकली बोला जाता है शास्त्रों के अंदर। इस प्रोडक्ट का नाम, जो हमारा प्रोडक्ट है सुवासित आंवला, इसका शास्त्रों में नाम है राग खांडव। सुवासित आंवला इसका हमने नाम दिया और इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना दिया सुआंवला। अच्छा। तो वहाँ कोई विशेष ओकेजन पे विशेष प्रकार से तैयार की हुई मिठाई जो राजा महाराजा खाया करते थे, उसको राग खांडव बोला जाता था। अच्छा। इसी प्रकार आंवले से एक मिठाई तैयार की जाती थी जिसको राग खांडव बोला जाता था। अच्छा। उसका रूप बाद में ले लिया आंवला के मुरब्बा ने। लेकिन जो मार्केट में आंवले का मुरब्बा बनता है वो तो गलत तरीके से बनता है, केमिकल लगा के बनता है, और बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें होती है कि फ़ायदा तो वो करता है, बट जितना फ़ायदा करना चाहिए उसका 10% भी वो फ़ायदा नहीं करता। तो हम लोगों ने राग खांडव यानी सुवासित आंवले को उसी तरह से डिज़ाइन किया शास्त्रों के अनुसार जैसा कि उसमें लिखा गया है। उसको हमने चूना पानी से निथार कर बनाया। सारंग मधुमक्खी के शहद में हम उसको इन्फ्यूज़ करते हैं। ये एक ऐसे शहद की वैरायटी होती है जो हमारी ज़ुबान पर देते हैं मीठा स्वाद, बट पेट में जाने के बाद वो छोड़ती है कषाय रस, यानी कड़वा रस, जो अमृत है डायबिटिक्स के लिए। इसी वजह से जो हमारा सुवासित आंवला है वो बिल्कुल आपको मिठाई जैसा स्वाद देता है, बट पेट में जाने के बाद वो चूंकि कषाय रस छोड़ता है, आंवले के साथ जब उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो और ज़्यादा बेहतर लाभ देता है। अच्छा। तो हमने उसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि वो पंच महाभूता को, तीनों दोषों को, सप्त धातुओं को शरीर में बैलेंस कर देता है। उसमें हमने सफ़ेद तिल लगाए हुए हैं, सौंफ लगाई हुई है, प्रवाल पिष्टी लगाया हुआ है, गुलाब जल है, केवड़ा है, चंदन का अर्क है। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, कितना कौन सा प्रोडक्ट लगना चाहिए, कौन सा घटक कितना यूज़ होना चाहिए, हर आंवले में उतना यूज़ होता है। मोटे तौर पे उसको कह सकते हैं कि वो एक तरह का मुरब्बा है, बट वो टेक्निकली मुरब्बा नहीं है। अच्छा। और वो फायदेमंद है, वो फायदेमंद है स्पेशली डायबिटीज पेशेंट के लिए और बहुत सारे रोगों में वो कार्य करता है। तो हुआ क्या कि वो ऐसे प्रचार प्रसार होते होते आपके कनेक्शन किसी से हैं, हमने बहुत छोटे स्तर से उसको बनाना शुरू किया था। मतलब ये 3 साल पुरानी इस प्रोडक्ट की जर्नी है। उससे पहले हमारा जो वाकी च्यवनप्राश है वो उससे पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन जो सुआंवला हमारा प्रोडक्ट है वो 3 साल पुराना प्रोडक्ट, लगभग 3.5 साल पुराना प्रोडक्ट है। वो हमने पहला उसका बैच जो बनाया था वो बनाया था 10 kg का, और आज आलम ये है कि उसकी वो हमेशा वेटिंग में रहता है। उसका जो प्रोसेस है वो प्योरली हैंडमेड प्रोसेस है। वो उतना, मतलब किसी भी समय में कितना भी आप बना ले ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मौसम की मार भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो लिमिटेड मात्रा में बनता है। इसलिए इस बात का ये भी जवाब है जो लोग कहते हैं कि सर आपका प्रोडक्ट कई बार लेट आता है। तो वो लेट इसी वजह से आता है कि जैसे आप ऑडी लेने जाएं, BMW लेने जाएं, आज के समय में जैसे स्कॉर्पियो के एक मॉडल पे 1-2 साल की वेटिंग चल रही है, या टाटा की हैरियर कौन सी कार आई उस पर वेटिंग चल रही है, हमेशा वेटिंग चलती रहती है। तो वो इसी वजह से वेटिंग है, वो इतनी प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती जितनी उसकी डिमांड है। तो मेरी निवेदन आज लोगों से यही है कि जैसे आप उसको धैर्य रख के खरीदते हैं, इसको भी धैर्य थोड़ा सा ऑर्डर करने के बाद 10-12 दिन का धैर्य रख कर खरीदें। और ये इतना पॉपुलर हुआ कि ये कुछ मिनिस्टर्स के हाथों में गया, उन्होंने खाया, तो उन्होंने अपने फंक्शन में मुझे इनवाइट किया, वहाँ मुझे अवार्ड दिया आंवला मैन ऑफ इंडिया का। तो जब इसका प्रचार प्रसार हुआ, लोगों की जुबान पे भी ये चढ़ गया, तो लोग बाग भी प्रेम से मुझे, मेरे जो फॉलोअर्स हैं सम्मानित, वो मुझे आंवला मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानने लगे। जी। और आंवला का असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल रहता है ना। हाँ। हमारे किचन में अगर हम चाहे चटनी की बात करें, चाहे हम कैंडीज़ बनाकर उसका रख सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो अभी लास्ट टाइम जब ये आंवला बहुत सारा था तो घर में आया, खेत से आया, बहुत सारा था कि क्या करूं, तो उसकी मैंने कैंडीज़ बना कर रख दी थी, और मेरे बेटे को इतनी पसंद आई कि उसने मार्केट की टॉफ़ी खानी छोड़ दी। उसको स्वाद लगा तो वो बोला मुझे वो वाली दो माँ जो आपने बनाई है। तो अगर इसी तरह से हम धीरे धीरे अपने बच्चों को उस तरफ मोल्ड करते जाएंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छे रुख को पाएंगे अपने जीवन में। इसी वजह से हमने इसको सोच के बनाया था कि बच्चे अक्सर आंवला वगैरह नहीं खाते। हाँ, उनको डायरेक्ट बोलेंगे तो वो तो खाएंगे ही नहीं। लेकिन हाँ। इसका जो प्रेजेंटेशन है वो भी इतनी सुंदर है कि जैसे आपके सामने बिल्कुल मिठाई रखी हो। तो वो इसी तरह से है। ओके, तो हम सभी के लिए आंवला तो खैर वरदान है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि होली का जब समय होता है, जब मौसम बदलता है, अक्सर चाहे वो होली हो चाहे वो उधर दिवाली, लोगों के अंदर ख़ास तौर से बच्चों में सर्दी जुकाम की जो परेशानी है बहुत कॉमन है। और मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा
कमज़ोर होती जा रही है और बच्चों की तो और भी ज़्यादा। तो उस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला है आयुर्वेदिक का जो हम यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं, खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ शास्त्रों के अनुसार। उसमें आप घर में बना के रख लीजिए। 100 ग्राम 200 ग्राम काफ़ी रहेगा। उसमें 3 चीज़ें आपको बराबर मात्रा में मिलानी है। त्रिफला अगर घर में लाकर पीस सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 3 चीज़ें उसमें होती हैं, हरड़, बहड़ा और आंवला। ये 3 चीज़ें आप मार्केट से लाके घर में खुद पीस लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। आपने ये पीस लिया 30 से 35 ग्राम। 30 से 35 ग्राम आपने घर में लाके मुलहटी पीस ली, अच्छा, वो इसमें मिला दी। और 30 से 35 ग्राम आपने इसमें मिला दिया सौंठ का पाउडर। ओके, बेहतर होगा कि त्रिफला आप अलग से इसलिए पीस लें क्योंकि इसके साथ पीसेंगे तो वो अजीब सा हो जाएगा, कुछ मोटा रह जाएगा, कुछ बारीक हो जाएगा। तो त्रिफला अच्छी तरह से अलग से पीस लें। मुलहठी को और सौंठ को एक जगह पीस लें, अच्छी तरह से उसको छान लें। तीनों चीज़ों को एक जगह मिला लें। आधा चम्मच इस पाउडर का लें और आधा चम्मच लीजिए शहद। अच्छा, और आप इसको ऐसे ही मतलब शहद में चटनी मिला की के तरह चटनी, बनाकर इसको चाटना चाहे तो ले सकते हैं। अदरवाइज पानी में आप इसको घोलिए और इसको ले सकते हैं। अच्छा। और इससे इम्यूनिटी, बेसिकली इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और बदलते मौसम में जो खांसी, नज़ला, जुकाम और जो कफ अंदर जमा हुआ होता है वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको वो दिक्कतें नहीं आएंगी कि सर्दियाँ बीत गई तो अब अंदर फिर गर्मियों में ठंडा पानी आपने एकदम से पीना शुरू किया, शरबत पीना शुरू किया, तो वो दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। ओके, और आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इन झंझटों में फिर भी आप जैसे कह रहे थे कि लोगों को झंझट लगता है, तो आप हमारे वाकई च्यवनप्राश का सेवन कीजिए। अच्छा, वो काफ़ी है? वो काफ़ी है, पूरे वर्ष भर किया जा सकता है च्यवनप्राश का सेवन। हमारे च्यवनप्राश इंडिया में 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जो हमारे लेवल का च्यवनप्राश बना रही हैं। बट ये मैं पूरे स्वाभिमान के साथ कह सकता हूँ कि इस दाम में इतना बढ़िया च्यवनप्राश हम बना रहे हैं, कोई नहीं बना सकता। जिस लेवल का हम च्यवनप्राश बना रहे हैं, सेम वही लेवल का च्यवनप्राश जयपुर की एक कंपनी है, नाम नहीं बताऊंगा, वो 8,500 रुपये पर केजी सेल करती है। हमारा 1480 रुपये का 900 ग्राम है इस अभी तक। अच्छा। कल को अगर गोल्ड के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वर्क के रेट बढ़ेंगे, उसकी वजह से हमें बढ़ाने पड़ सकते हैं। ओके, बट हमारे लेवल का जो च्यवनप्राश प्राइसिंग कोई मीट नहीं कर सकता फिलहाल। ओके। तो ये तो मतलब हालांकि अभी व्यक्ति को बड़ा सोचना पड़ता है शायद इसीलिए, क्योंकि आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां भी होती हैं या जो दवाइयां होती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा रखती हैं, इस वजह से मैम आदमी रखना बचता नहीं है। होता, ये व्यक्तियों की सोच की बात होती है। आप मार्केट में से पिज़्ज़ा मंगाते हैं, आप 1 मिनट में 300, 400, 500 रुपये का पिज़्ज़ा मंगा के खा लेंगे, वो आपकी दाढ़ में भी ढंग से ले लगेगा, उससे पेट भी नहीं भरता है। पिज़्ज़ा से किसी का पेट भरा है आज तक? नहीं भरता। फिर भी आपको रोटी पराठा घर का बना हुआ दाल चावल खाने पड़ते हैं पिज़्ज़ा खाने के बाद भी, लेकिन वो लोगों को महंगा लगता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने ऊपर कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो उसमें खर्चे को ना ही देखा जाए तो बेहतर है। और अपने अच्छा कुछ नियम ही हैं ऐसे कि हमें इनको फॉलो अप करना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद की कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करो तो परहेज करने को बहुत कहा जाता है कि ये चीज़, खट्टी चीज़ें नहीं खानी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी, तो ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पथ्य अपथ्य, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस तरह का रहन सहन आपको होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से हैं क्योंकि मुखार्त औषधि, केवल दवा आपने खा ली और दवा खाने के बाद आप बाकी चीज़ों को फॉलो ना करें तो आपको आराम नहीं आएगा। इसी वजह से लोग कहते हैं मैंने आयुर्वेद की दवा खा ली, मुझे तो कोई आराम नहीं आया। आराम इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके साथ जो जीवनचर्या आपको निभानी थी वो तो आपने नहीं की, वो भी तो करनी ज़रूरी है ना। आप गाड़ी अगर चला रहे हैं तो गाड़ी में गियर भी आपको सही समय पे लगाना पड़ेगा, क्लच कितना दबाना है कितना छोड़ना है, एक्सीलेटर कितना दबाना है कितना छोड़ना है, ब्रेक कितना दबाना है कितना छोड़ना है, उसके भी नियम होते हैं। तो इसी तरह से मानव शरीर को हेल्दी रखने के नियम होते हैं। राइट, और उन नियमों को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। उसी के साथ में आयुर्वेद भी काम करेगा और हमारी जीवन शैली भी बेहतर होती जाएगी। जी। अभी इसके साथ साथ अगर हम आयुर्वेद को और बारीकी से अगर समझने की बात करें या हमारी जो नई जनरेशन है उसको आप अगर समझाएंगे तो क्या कहेंगे? मैं यही समझाऊंगा, यही समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको अपने विवेक से काम लेने की ज़रूरत है। यदि आप केवल बात करें यूथ्स और आयुर्वेद की तो उसमें यही कहना चाहूँगा कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का ज़रूर ध्यान रखें। प्रॉपर आप भोजन करें, घर का बना हुआ खाना खाएं,
बाजार का यदि आप खाना खाते हैं, ऐसे कहीं रेस्टोरेंट में आप नूडल्स का सेवन यदि कर रहे हैं, नूडल्स खा रहे हैं, तो कम से कम उसमें कोशिश करें अजीनामोटो उसमें ना डले, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कई कंट्रीज में बैन है, जो नमक जैसा देखने में होता है, पीपरमिंट जैसे जिसके फ्लेक्स होते हैं, बड़ा बड़ा सा होता है, अजीनामोटो धीमा जहर बोला जाता है उसको। और KFC करके जो कंपनी है वो एक बार इसी वजह से पूरी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड से बैन हो गई थी, केंचुकी फ्राइड चिकन जिसकी फुल फॉर्म है, कि उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट तय मात्रा से ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा। और वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा कर देता है शरीर के अंदर जिनका कोई इलाज नहीं है, वो असाध्य रोग है। तो मैं यूथ्स को यही कहना चाहूँगा कि ऐसे बाजार के खाद्य पदार्थ यदि आप खाते हैं तो कम से कम उस रेस्टोरेंट वाले से कहें कि भैया मेरे नूडल्स में या मेरे वो पिज़्ज़ाज में इन सब चीज़ों में भी यूज़ होता है। अच्छा। तो जो आप फ्रेशली बनवा के खा रहे हैं तो कम से कम उसमें वो यूज़ ना कराएं। और जहाँ तक हो सके ये जो आजकल ट्रेंड चल गया है वर्जिन ऑयल और कोकोनट वर्जिन ऑयल, ये इस सब पछड़ों में पड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। घर में आपके देसी घी बनता है, यदि अब तो किसी किसी घर में बनने लगा, उसको कोशिश करके ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है, इस पर बहुत सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं कि वो गुड फैट को बढ़ाता है, बैड फैट को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सरसों का तेल स्निग्धता के लिए शरीर में बाहरी तौर पर भी अंदरूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधा स्पून, 1 स्पून ना हो सके आधे स्पून का सेवन आप ज़रूर कर लें, वैसे ही पी जाएं। तो जिन लोगों को जोड़ों के दर्द होते हैं, गाउट है, आर्थराइटिस है, वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अच्छा। जैसे कि आपने देखा होगा हवन कुंड में यदि हम यज्ञ करते समय धुआं ज़्यादा निकलने लगे तो माचिस की तीली लगा के दोबारा से घी डाल के उसको जला दिया जाता है, बीच में घी डालते रहते हैं ताकि अग्नि प्रदीप्त होती रहे। तो अग्नि प्रदीप्त होगी तो धुआं कम हो जाता है। उसी प्रकार से आपके शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती हैं, पंचभूताग्नि, सप्तधाताग्नि, 13वीं होती है जठराग्नि। अच्छा। जो आपकी भूख को जगाती है। तो वो प्रदीप्त होगी, सही तरह से भोजन पचेगा भी, आपको अच्छे से भूख भी लगेगी, बट वो तब होगी जब आप स्निग्धता अपने शरीर को दे रहे हैं। आजकल इसी वजह से लोगों को जो जोड़ों के दर्द रहने लगे और वो किसी भी तरह से ठीक नहीं होते, वो जो ओवर पॉजेसिव आप अपनी बॉडी के लिए हो जाते हैं कि आपने बिल्कुल चिकनाई बंद कर दी। मैं तो सिर्फ एक बात लोगों से पूछने चाहता हूं कि आज तक क्या दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये प्रूव कर सके कि मैंने 10 साल से 20 साल से चिकनाई नहीं खाई और मेरी उम्र इतनी बढ़ गई या मुझे कोई बीमारी नहीं हुई? उसका रीज़न यही है कि जो व्यक्ति कहता है कि सर मैं रात को 5 बादाम की गिरी भिगो के रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं चिकनाई बिल्कुल नहीं खाता हूँ, मैंने 20 साल से मीठा छोड़ा हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, वो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है कि जो ऑडियंस सुन रही होगी काफ़ी कुछ रिलेट कर रही होगी, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है और उसके नाम पर अक्सर मिठाई तो छोड़ दी जाती है, घी भी छोड़ दिया जाता है। हेल्थ कॉन्शियस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्शियस होना उससे ज़्यादा लेकिन ख़राब बात है। लोग ओवर कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो आयुर्वेद में ये जो पूरा का पूरा ये टेबल है, सबसे पहले मधुर रस यानी मीठा रस यानी मीठा स्वाद खाना जाना चाहिए, फिर उसके बाद अम्ल, फिर उसके बाद लवण, फिर उसके बाद कटु यानी कड़वा, तिक्त, चरपरा, कषाय जो हल्का सा कसेलापन होता है, जैसे जामुन में स्वाद आता है। तो ये स्वाद इस तरह से खाए जाने चाहिए। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपना वेट लूज करना चाहते हैं और उनको मीठा खाने की इच्छा होती है तो वो मीठा खाना खाने से पहले खाएं। अच्छा। जो मीठा खाने का सिद्धांत है आयुर्वेद अनुसार सबसे पहले मीठा भोजन खाया जाना चाहिए। उसके बाद अम्ल खाया जाना चाहिए। अच्छा। उसके बाद लवण खाया जाना चाहिए। तो जो लोग, सबसे यूथ्स को मैं ये कहना चाहूँगा, ये सारी बातें मैंने यूथ्स के लिए बताई हैं कि यदि आप मीठा खाते हैं तो उसको भोजन के बाद मत खाएं, उसको भोजन से पहले खाना खाने की आदत डालें, तय मात्रा में, छोटी सी मात्रा में। उससे पेट मत भरिए, वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। तो यदि आप डाइटिंग पर हैं तो मीठा यदि आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपने भी सुना होगा कुछ लोग डाइटिंग करते वक्त बीमार पड़ जाते हैं और उनकी वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, तो वो इसी वजह से होता है। तो ये एक टेबुलेशन है, इसका पूरा प्रोसेस है कि किसके बाद क्या। और यू वुड बी सरप्राइज कि दुनिया का अकेला आंवला एक ऐसा फल है जिसमें से 6 में से 5 रस पाए जाते हैं। केवल उसमें लवण टेस्ट यानी सॉल्टी टेस्ट नहीं होता, बाकी के 5 टेस्ट उसमें विद्यमान होते हैं आंवले में, और उसी से हजारों और लाखों टेस्ट बन जाते हैं कॉम्बिनेशन से।
ओके। आंवला एक ऐसा अकेला फल है। ओके, तो आंवला तो मुझे लगता है कि हमारी डाइट में हमेशा रहना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में। बिल्कुल रहना चाहिए। फॉर्म किसी भी ले सकते हैं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका चटनी ही खाएं, या ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम उसका मुरब्बा ही खाएं। किसी भी फॉर्म में किसी हो, भी आंवला फॉर्म में ले हमारे सकते पास होना चाहिए। और आंवले की तो हम वैसे ही इतनी तारीफ़ सुनते रहते हैं, हमारे बालों के लिए भी बेहतर होता है, हमारी स्किन के लिए भी बेहतर होता है। बिल्कुल। अभी जैसे क्योंकि वर्कआउट की आपने फॉर्मूला दिया ही है कि अगर कोई अपनी वेट लॉस करना चाहता है, इसके साथ साथ एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत कॉमन सी है, तो उसके लिए कौन सी रेमेडी हो सकती है, या क्या है जो एक कॉमन व्यक्ति को, या मैं भी खुद से अगर अपने ऊपर आजमाना चाहूँ तो क्या खाना चाहिए मुझे? सबसे पहले तो जो आपके घर में आटा बनता है उसको आप बिना छाने यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ओके। ठीक है, कोशिश आप कीजिए कि मार्केट में जो लोकल चक्की का पिसा हुआ आटा होता है वो इस्तेमाल कीजिए। उनको बोलिए कि सर आप एमपी का गेहूं सबसे बढ़िया आता है। मतलब कोई बड़ा फर्क नहीं होता, व्यक्ति की सोच की बात होती है, या जो भी आपको गेहूं अच्छा लगता है अपने सामने बैठ के पिसवाइए। यदि आपको चक्की वाले पे विश्वास नहीं है तो आप उससे कहिए कि भैया आटा पीस दीजिए, उसको घर लाइए, उसको बिना छाने यूज़ कीजिए। और यदि आप फिर भी कहते हैं कि नहीं हमसे वो नहीं खाया जाता, थोड़ा सा खाने में अजीब सा लगता है, तो फिर आप जौ का आटा शुरू कीजिए। अच्छा। जौ के आटे में कार्ब्स कम होते हैं, प्रोटीन कम होते हैं, प्रोटीन लोड कम होता है शरीर में, और भी वो बहुत सारे फायदा करते हैं। किडनी के रोगियों के लिए अमृत है जौ का आटा। अच्छा। यदि किडनी का कोई पेशेंट है उसका गेहूं का आटा बंद करा दीजिए, दही बंद करा दीजिए, उसको केवल आप छाछ पे रखिए और उसको केवल जौ के आटे की बनी रोटी, जौ का बना दलिया, इन सब चीज़ों का सेवन कराइए। अच्छा। लेकिन साथ में किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके औषधियाँ चिकित्सा जरूर कराइए। ऐसा नहीं है कि आप केवल डिपेंडेंट हो जाएं घर की दवाओं पे। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमने गोखरू लिया है, पुनर्नवा लिया है, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, मुझे आराम नहीं आया। तो सॉरी टू से ये बहुत इनिशियल लेवल की दवाएं हैं। किडनी फेलियर में ये दवाएं बहुत इनिशियल लेवल की स्टेज में काम करती हैं, बाद में नहीं करती। अच्छा। ये बात एड्रेस करनी ज़रूरी थी क्योंकि मेरे पास 2, 4, 5 पेशेंट्स ऐसी बातें कहते हुए रोज आते हैं। अच्छा। लेकिन इन 2-3 जड़ी बूटियों को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे आपको दूसरा जीवन मिल जाएगा। कुछ नहीं होने, बहुत कुछ हो जाता है बट इनिशियल लेवल में। अच्छा। अब आपने पूछा था कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो बेस्ट काम करता है वो करता है फाइबर्स का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। छोटी हरड़ आप सुबह को पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए, रात तक उसको भीगी रहने दीजिए। सोने से 1-2 घंटा पहले आप उसको खूब मतलब मुंह में रखे रखिए, जैसे लोग पान मसाला खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको करते रहिए। और ये पान मसाला की आदत छुड़ाने की भी बहुत अच्छी रेमेडी है, छोटी हरड़। अच्छा। पान मसाला भी छूट सकता है जो लोग पान मसाला खाते हैं। ओके। कॉन्स्टिपेशन इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब वो चबा लेनी है रात को? हाँ, चबा लेनी है। जो उस जिस पानी में भीगी हुई थी वो पानी भी पी लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और बेटर आप करना चाहते हैं, जो लोग पी सकते हैं वो कास्टर ऑयल का 1 चम्मच पी सकते हैं गर्म पानी में घोल के। ओके। वेल टू डू पर्सन है, आपका बजट आप अलाउ करते हैं तो आपको और बेहतर फायदे होंगे। जो लोग कहते हैं कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने के बाद मुझे खारिश खुजली हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, तो आप बादाम रोगन का मीन्स है तेल। और तेल और रोगन एक ही बात होती है, रोगन अरबी का शब्द है, वो यूज़ कर सकते हैं। दूध में आधा चम्मच आप बादाम का तेल डाल लीजिए। कॉन्स्टिपेशन भी आपकी रिलीव होगी। और जिन लोगों को सर्दियों में अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं, ब्रेन फैगिंग की, इसकी उसकी, वो भी इससे ठीक हो जाएगी। सो फाइनली हमको अपने जो जीवन शैली है उसको तो बदलना ही है, लेकिन हमें विश्वास रखना है अपनी औषधियों पर, क्योंकि ये काम तो करती हैं निश्चित तौर से ना। स्लो वाली बात तो ख़त्म ही हो जाती है। और फिर बड़े बड़े मैं देखती हूँ सेलिब्रिटीज़ भी आपको फॉलोअप करते हैं, तो उनको भी लाभ दिखता होगा। ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज़ भी आयुर्वेद को ही फॉलो करते हैं? देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सेलिब्रिटीज़ तो फॉलो करते हैं बट आपको पता ही होगा, स्पोर्ट्समैन अपनी हेल्थ को लेके उनसे भी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। सेलिब्रिटीज़ मतलब वो भी सेलिब्रिटी हैं बट सेलिब्रिटी जनरली कहा जाता है जो फिल्मी लोग होते हैं। हरभजन सिंह जी हैं। हरभजन सिंह आपको फॉलो करते हैं, राइट? वो मुझे फॉलो करते हैं। अब देखिए उन्होंने कहाँ से मुझे ढूंढा होगा, कितनी रील्स उन्होंने मेरी देखी होगी, मुझे फॉलो वो कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। राइट। तो उसके लिए हमें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए अपने आयुर्वेद पे, राइट? और ये उसी तरह से है, व्यक्ति कहता है कि मुझे दोबारा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा तो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे भैया, आपका बुखार दवा खा के ठीक हो गया तो आप क्या डॉक्टर से ये कहोगे कि सर मुझे फिर कभी बुखार तो नहीं होगा? आप सुबह को ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, फिर से भूख लग जाती है। लंच के बाद डिनर करते हो, फिर से भूख लग जाती है। कुछ सामने आ गया चाट पकौड़े तो वो भी आप खा लोगे।
तो आपको दिन में 3-4 बार खाने की जरूरत पड़ती है, अगले दिन फिर से खाने की जरूरत पड़ती है। तो औषधियों को ऐसे आप क्यों नहीं समझते? हालांकि मैं कहता हूँ कि जो औषधियाँ केमिकल युक्त हैं, जो आधुनिक काल वाली औषधियाँ हैं, आम भाषा में जिसको एलोपैथ बोला जाता है, उनसे आप जितना हो सके बचिए, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े उनसे भी परहेज मत कीजिए। उनको भी खाइए, उनको भी मैं बुरा नहीं बोलता, बट हाँ, जितना हो सके आप आयुर्वेदिक औषधियाँ ग्रहण कीजिए दक्ष चिकित्सक की देख रेख में। और जो जड़ी बूटी बेस काष्ठ औषधि, लकड़ी वाली औषधियाँ जैसे हुई, मुलैठी हुई, जहाँ जरूरत पड़ी वो यूज़ कर ली, बदल उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज़ करते रहिए, कोई उससे नुकसान आपका जीवन एक संतुलन की ओर बना रहेगा, चलता right? रहेगा। साथ ही सर, ये आपके माथे पर जो ये हम बिंदी देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी का एक सिंबल है आपके बतौर, और क्या? मैडम पहले तो मैं बता दूं, ये बिंदी नहीं है, तिलक है। तिलक, राइट। राइट। ये स्पिरिचुअलिटी का तो द्योतक है ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं आयुर्वेद से मतलब आयुर्वेद से भी कनेक्टेड है। और आज आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो मैं इसकी सच्चाई बता देता हूँ। ये बेसिकली दारुल हल्दी और केसर का कॉम्बिनेशन का तिलक है। अच्छा। ये मानसिक शांति देता है, क्योंकि मानसिक कार्य हम लोगों को बहुत ज़्यादा करना होता है। और जो लोग किसी भी कारण से बृहस्पति की शांति या किसी भी वजह से चाहते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और यदि इसकी भी ज़रूरत उनको नहीं लगती, इस स्पिरिचुअलिटी से वो अध्यात्म से विश्वास नहीं रखते, कनेक्टेड नहीं है, तो भी आप यदि दारुल हल्दी और केसर का तिलक लगा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा इस वजह से होना चाहिए, उसका प्रभाव तभी आएगा आपके चक्र पर, तो वो आपको मानसिक शक्ति देगा और बहुत सारे लाभ देगा। जिन लोगों को मेंटल वर्क करना पड़ता है उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। बहुत ही मज़ा ही आ गया ये बात जानकर। तो आगे भी हम आपसे कनेक्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दिया है। और डेफिनेटली हम सबकी हेल्थ बेटर रहे, हम ऐसी ही कामना करते हैं। इतना हेल्दी पॉडकास्ट रहा है, लेकिन ये हेल्दी पॉडकास्ट अधूरा है अभी भी। लास्ट में जाते जाते आपसे ज़रूर हम कहेंगे कि हमारे व्यूवर्स से क्या कहेंगे आप? मज़ा ही तो आ जाएगा। बिल्कुल आएगा मज़ा, बहुत ज़्यादा आएगा। और ऑडियंस को वाकई मज़ा आया है तो कमेंट करके वो हमें बताएंगे भी ज़रूर। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आ गया ना मज़ा ही सर के साथ। मेरे को तो बहुत मज़ा आया है, और मैंने ये जाना है कि लाइफ को आयुर्वेद से कनेक्ट करना हमें बहुत ज़रूरी है। यूँ तो नानी दादी के नुस्खे हमेशा से ही बहुत ही जागरूक करते रहे हैं हम लोगों को, लेकिन आज के टाइम में कहीं ना कहीं ये पीछे छूटते जा रहे हैं। हमें ज़रूरी है उनको अपनाने की, हमें ज़रूरत है एक सही आयुर्वेदिक चिकित्सक तक पहुँचने की, हमें ज़रूरत है सही को पहचानने की, और साथ ही साथ थोड़ी सी मेहनत करके खुद पर काम करने की। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, और आप आयुर्वेद को कितना मानते हैं, कितना जो नुस्खे हैं उनको अपनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सर के साथ पॉडकास्ट सुनकर आपको भी मज़ा अगर आ ही गया है तो जल्दी से ये कमेंट तो ज़रूर ही कर दो, इसका मुझे इंतज़ार रहेगा। शेयर कर दो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को सही जानकारी सही समय पर जल्द से जल्द मिल जाए। फिलहाल अभी जाने का टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका प्यार, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है एक बेहतर और नए एक्सपर्ट्स के साथ में एक बढ़िया सा पॉडकास्ट आप तक लाने का। उसके लिए हिम्मत चाहिए, वो आपके ही प्यार से मिलेगी। चलिए अभी जाती हूँ, फिर होगी मुलाकात एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए हमेशा की तरह कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।